हेलो स्टूडेंट। क्लास टेंथ में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर। नाइन्थ में हम लोगों ने रियल, आप अगर थोड़ा सा अपने पीछे के क्लासेज में जाएं तो आप देखिए कि अपने जूनियर क्लासेज में आपने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। आपने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो नेचुरल नंबर था। इसका नोटेशन जो था वो आपके बुक में बोल्ड लेटर से लिखा रहता है, अदरवाइज हम लोग इस तरह इनको लिख सकते हैं, या किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है नेचुरल नंबर का नोटेशन। ठीक है। सो नेचुरल नंबर आपको ऑलरेडी पता है, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स, इन सारे नंबर्स को हमने सबसे पहले पढ़ रखा था। ठीक है। जो कि आपका 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर हैं आपके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, है ना, जीरो। सो आपका होल नंबर जो है वो 0 1 2 3 4 सो ऑन। फिर आपने जो पढ़ा था, आपने ये सारे आपने ऑलरेडी क्लास 7 8 में ये सारे नंबर्स को आपने पढ़ा था, इंटीजर्स। इसका जो नोटेशन था वो जेड, आपके बुक में ये बोल्ड लेटर में लिखा रहता है। हम लोग इसको इस तरह डिनोट कर रहे हैं। सो ये क्या था आपका होल नंबर, इसमें होल नंबर भी है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका नेगेटिव भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है। ये सारे आपके हो गए होल नंबर। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो होल नंबर में थोड़ा सा हम लोग इंटीजर्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सिर्फ मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपका। और -1 -2 -3 ये सारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर जीरो को आप लेंगे ना तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 ये सब लेंगे तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर जीरो से लेकर -1 -2 -3 ये सारे लेंगे तो ये होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ एक बार। ठीक है। ये आपने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेज में पढ़ रखा है। अब तो देखिए, हम लोगों ने पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा था क्लास 8 में, रेशनल नंबर्स। ठीक है। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers, है ना। कोई भी नंबर जो p बाई q फॉर्म में है, q नॉन जीरो है और p और q दोनों जो हैं आपके इंटीजर्स हैं, तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप थोड़ा सा क्लास 9th को अगर याद करें, रेशनल नंबर में हम लोगों ने एक तो हो गया p बाई q फॉर्म में रेशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में भी हम लोगों ने रेशनल नंबर को स्टडी किया था, अगर आपको याद है। डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर्स में रेशनल नंबर का क्या फॉर्म था? डेसिमल नंबर में जो है रेशनल नंबर दो फॉर्म में था। एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हमेशा रेशनल नंबर होता है। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3.14 या 5.9783, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं वो आपके फाइनाइट हो। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में लेकिन अब आपको प्रॉब्लम है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो तरह के होते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीटिंग है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग है। सो जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं ये हमारे जो हैं ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। सो यानी कि रिपीटिंग डेसिमल्स में क्या आएगा, जैसे 3.010101 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 01 रेकरिंग। सो ये इस तरह के जितने भी रेशनल नंबर हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो इस तरह के सारे डेसिमल्स हमारे रेशनल नंबर हैं, हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल जैसे 3.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नहीं है ये। ठीक है। एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, एक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ एक ही पैटर्न में रिपीट कर रहा है ना। सो ये मेरे रेशनल नंबर नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेसिमल नंबर्स। ये मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। तो जो रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो सिर्फ एक ही नहीं है, सिर्फ पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप डेसिमल के फॉर्म में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो पढ़ा था वो था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। सो अब आप देखिए कि जो मेरा इरेशनल नंबर्स है वो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, numbers which are not rational, numbers which are not rationals, नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन सिंपल है, यानी कि अब आप देखिए कि आप इजीली बोल सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ये आपके रेशनल नहीं है, ये आपके रेशनल नहीं है, ये आपके रेशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। हम इजीली बोल सकते हैं ना, ये सारे नंबर्स मेरे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और इसके बाद हम लोगों ने जो आखिरी पढ़ा था वो रियल नंबर। सो जो रियल नंबर है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह। रेशनल नंबर का नोटेशन क्या था, रेशनल नंबर का जो नोटेशन था वो क्यू था। क्यू बोल्ड लेटर में आपके बुक में रखा लिखा रहता है, तो हम लोग बोल्ड नहीं लिखते हैं, तो जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, just to differentiate between normal alphabet and the notation for rational number. Okay, so now you can easily see that this real number is combination of rational number and irrational number. Rational number plus irrational numbers. So just take the real number and as a rational and irrational number, that is called as real number. So ये हमने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा था। अब जो है इस चैप्टर में, क्लास 10th के चैप्टर में जो है हम लोग रियल नंबर के बारे में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और इवन नॉट ओनली अबाउट रियल नंबर, वी विल स्टडी अबाउट इंटीजर्स, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर ऑल्सो। ठीक है। तो जो हमारा क्लास 10th में पहला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वली डिवीजन लेमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जब आप आगे पढ़ेंगे हायर मैथमेटिक्स, तो इसमें एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, ये एक ऑलरेडी एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है मैथ्स में आगे चल के, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी। ओके। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम लोग नंबर्स के बारे में डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे नंबर थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना इक्वली डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है। नाउ इक्वली डिवीजन लेमा इज जस्ट लाइक थ्योरम, वी कैन प्रूव दिस, बट प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग प्रूफ पे नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग इक्वली डिवीजन लेमा जो आपके बुक में लिखा हुआ है ना वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिखा हुआ है, बट हम लोग जो पढ़ेंगे वो इन जनरल किसी भी इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे। एक्चुअली इक्वली डिवीजन लेमा इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, नॉट ओनली अबाउट, इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर, इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ओके।
So we will see that part also. Um, now first see what is the statement of equally division lemma. इक्वली डिवीजन लेमा का क्या स्टेटमेंट है आपके पास? इक्वली डिवीजन लेमा टेल्स यू दैट सपोज मैं पहले आपका जो क्लास 10th का पार्ट है वो पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा. गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, there exists unique integer q and r satisfying this condition. A is equal to bq plus r with condition r is always less than b and greater than or equal to 0. ठीक है, इसको मैं चलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. आप देखिए कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट वी आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डेफिनेशन विच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक. ओके, सो क्या है आपके पास? ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स. सो अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसमें हम हमेशा एक दो इंटीजर क्यू और आर पता कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट क्यू एंड आर टू इंटीजर्स. जब भी आपको, यानी कि गिवन क्या है? ए एंड बी. जब भी आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स. अभी हमने पढ़ा था ए और बी नॉन जीरो है इसका मतलब. ठीक है, तो आपको हमेशा ये गिवन है. जब भी आपको मैं दो इंटीजर दूंगा तो आप ये फाइंड कर सकते हैं क्यू एंड आर सच दैट ए जो होगा बी को क्यू से मल्टीप्लाई करके अगर आप आर से ऐड कर देंगे तो आपको ए मिल जाएगा. और कंडीशन क्या होगा? आर जो होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा और जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा. ये है इक्वली डिवीजन लेमा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो कंडीशन है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मेंशन्ड है. अब जस्ट जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए. सपोज ए का वैल्यू आपका 8 है, बी का वैल्यू आपका सपोज 3 है. तो ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर. आप बी आपको दिया हुआ है तो आप क्यू पता कर सकते हैं और आर पता कर सकते हैं विथ कंडीशन आर आपका जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर हो सकता है बट 3 से छोटा होगा. तो अब आप देखिए कि आर का वैल्यू क्या होगा और क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता करना है. तो नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि अगर हम 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 जोड़ भी दें तो ये 8 के बराबर हो जाएगा ना. तो क्यू क्या हो गया? 2 और आर क्या हो गया? 2, है ना. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ए इज सपोज 35 एंड बी इज सपोज 6. ठीक है, बी अगर मान लीजिए 6 है तो अब आप देखिए 35 इज इक्वल टू 6 इंटू डैश प्लस आर, है ना. तो ये आपका क्यू है और ये आपका आर है विथ कंडीशन आर जो होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू? तो 6 5 जा 30 एंड अगेन एट 35. अब यहाँ पे मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें क्यू और आर दोनों सेम आ रहा है, जस्ट चेंज इट. सपोज यहाँ पे हम लोग जो है वो 4 ले लेते हैं, है ना. तो क्यू का वैल्यू 4 हो गया तो आर जो होगा वो 4 से छोटा होगा. तो इस केस में आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3. तो जरूरी नहीं कि क्यू और आर हमेशा बराबर हो, है ना. 6 4 जा सॉरी 4 8 होगा. क्यू का वैल्यू कितना होगा? 8 होगा. 8 होगा, 4 नहीं होगा. बी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू आपका 4 है, मैंने गलत लिख दिया. बी का वैल्यू कितना है आपका? 4. तो क्यू कितना हो जाएगा? 8 और आर कितना हो जाएगा? 3. तो 4 8 जा 32 प्लस 3 35 आ जाएगा. आर का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, 3 4 से छोटा है ना, है ना. ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया. तो यू कैन इजिली सी नाउ. अगर आप इसको अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कंपेयर करके देखेंगे सो दिस इज एक्चुअली डिवीजन. ये आपका एक्चुअली है क्या? डिवीजन. सो इक्वली डिवीजन लेमा इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन. ठीक है,
यानी कि आप देखिए 35 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 8 जा 32 आ गया एंड 3 इज योर रिमाइंडर। तो जिसको आप अगर आप इक्वली डिवीजन लेवा, ये हमने अभी नाम पढ़ा, इसको हम लोग अगर आप अपने प्रीवियस क्लासेस को रिकॉल करें तो उस वक्त हम लोग इसको डिवीजन एल्गोरिथम से जानते थे, है ना। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एक्चुअली ये वही है इक्वली डिवीजन लेमा, है ना। तो ये नया नहीं है, बट यहाँ पे अब हम लोग को ये एक्स्ट्रा जो हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं, ये हमको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर मेरा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन अगेन कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, आप डिवीजन को फिर से कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया इक्वली डिविजन में आपके बुक के हिसाब से। अब हम लोग जो है इसको जनरल जानते हैं, ए और बी जो है। अब एक चीज और यहाँ पे मैं आगे जाने से पहले, क्या हमेशा एक क्वेश्चन एराइज होता है, बच्चे पूछते हैं कि क्या हमेशा जो है वो ए जो है वो बी से बड़ा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप अगर अपने डेफिनेशन को देखें, अगर आप अपने डेफिनेशन को देखें तो ए और बी दो इंटीजर बोला है, इसने ये कहीं नहीं बोला है कि ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। सो अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि सपोज ए इज स्मॉलर देन बी, देन व्हाट विल हैपन टू क्यू एंड आर। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए ले लेते हैं 8, बी ले लेते हैं 9। तो अब 8 इज इक्वल टू 9 इंटू क्यू प्लस आर। अब क्या होगा, तब क्यू क्या होगा और आर क्या होगा? ये आर है, ये क्यू है। तो यहाँ पे अब आप अगर जब भी आपका ए जो है वो छोटा है ना बी से, तो क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, आप देखिए, और आर का वैल्यू 8 ही हो जाएगा, है ना। आप खुद देखिए कि 8 को अगर 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, और जो कंडीशन है वो देखिए ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है, 8 इज लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप ए हमेशा आपका बड़ा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वली डिवीजन लेमा का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ए जो होगा वो बड़ा होगा और बी छोटा होगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सपोज द वैल्यू ऑफ ए इज 8 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 9, देन व्हाट विल हैपन टू क्यू एंड आर? तो मेरे ख्याल से अब आप इजीली बता सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं जनरल मेथड पे, जनरल डेफिनेशन पे, जो जनरल इक्वली डिवीजन लेमा है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इक्वली डिवीजन लेमा का है, उस पे आते हैं। तो इक्वली डिवीजन लेमा का जनरल फॉर्म में क्या है, ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट विथ कंडीशन बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिवाइजर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ए और बी दो पॉजिटिव दो इंटीजर्स ले रहे हैं, बट हम लोग ये मान के चलेंगे जो डिवाइजर होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, देन वी कैन, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर। तब आपको दो क्यू और आर मिलेगा, ऑब्वियसली ये भी आपका इंटीजर ही होगा, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप यहाँ का बी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम ये कंडीशन लिखेंगे ना, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी तो आपका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, जबकि आप यहाँ पे आर को बता रहे हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडुलस, यानी कि जब बी मेरा नेगेटिव है ना, तब भी हम बी का कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। ये मोडलस का मतलब क्या है, जैसे मोड ऑफ -2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, मोड ऑफ 2 भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो जब आपका बी नेगेटिव होगा ना, तो उस वक्त भी हम बी का वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे। ठीक है, ये है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इक्वली डिवीजन लेमा देखिए, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए। तो हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वली डिवीजन लेमा कैसे काम करता है। सपोज ए का वैल्यू अगर -7 है और बी का वैल्यू अगर मान लीजिए -3 है, तो क्यू और आर का वैल्यू क्या होगा? सो -7 इज इक्वल टू -3 इंटू डैश प्लस आर, यही होगा। तो अब आप देखिए कि आर का वैल्यू जो है ये क्यू है और ये आर है, आर का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन मोड -3,
और मोड -3 कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर, यानी आर का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब आप क्यू और आर इसके हिसाब से पता कीजिए। तो क्यू क्या होगा और आर क्या होगा? जिसके लिए -7, तो अब आप यहाँ से खुद देखिए कि आर तो मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमें इसमें नेगेटिव में इसका वैल्यू बढ़ाना है ना, नेगेटिव में इसका वैल्यू बढ़ाना है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो मेरा क्यू का वैल्यू होगा, क्यू का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, तभी ये होल जो है, ये होल टर्म नेगेटिव हो रहेगा और बड़ा हो जाएगा। आर से तो बड़ा ही, आर से तो छोटा ही होना चाहिए, आर से ये पूरा का पूरा टर्म छोटा होगा, नेगेटिव में अगर छोटा होगा तभी ये होल -7 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये आपका कितना होना चाहिए, जिससे आप आपका जो ये होल प्रोडक्ट और सम है जो -7 के बराबर हो जाए। तो आप इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं, तो 3 3 जा -9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो -9 + 2 7। कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, आप इजीली चेक कर सकते हैं। 2 जो है वो 3 से छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ऐसा और भी क्यू और आर का वैल्यू मिल सकता है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे जो क्यू और आर होता है ना, वो यूनिक होता है, आपको ऐसा दो क्यू और आर नहीं मिलेगा। दिस क्यू एंड आर इज यूनिक। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गया, यूनिक। क्यू और आर जो होता है यूनिक होता है, यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप एक डिवीजन करते हैं तो आपके पास जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता है वो एक ही मिलता है, दो नहीं मिलता है। तो अब आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में हम क्यू और भी खोज सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यू का वैल्यू फिक्स्ड है 3 होगा, और आर का वैल्यू फिक्स्ड है कि 2 ही होगा इस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप इजिली देख सकते हैं कि आपके पास नेगेटिव अगर इंटीजर्स है तो उसके लिए भी आपके पास डिवीजन अलाउड है। अभी तक ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही डिवीजन किया था, अब आपके पास नेगेटिव नंबर्स का भी डिवीजन आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का भी डिवीजन आ रहा है। आप मैं कुछ और एग्जांपल दे दे रहा हूँ। सपोज ए का वैल्यू 17 है और बी का वैल्यू सपोज -4 है। तो आपका क्या होगा इक्वली डिवीजन लेमा के हिसाब से? क्यू एंड आर, सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो ए हो गया 17, बी इक्वल टू -4, क्यू हमें नहीं पता है, आर हमें नहीं पता है, अ, लेकिन आर का जो वैल्यू होगा वो -4 मॉडुलस से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 4 होगा, है ना। तो अब आप इसके हिसाब से देखिए, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। तो पहले तो इसको 17 के नज़दीक ले जाना है, 17 के नज़दीक ले जाना है पॉजिटिव में, यानी कि जो क्यू होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यू नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये 17 के नज़दीक जा पाएगा, है ना। अगर क्यू को पॉजिटिव ले लेंगे तो होल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आर को बड़ा करना पड़ेगा, जबकि यहाँ कंडीशन है कि आर जो है वो आपका 4 से छोटा ही होना चाहिए। तो एक चीज आपको ये समझना है कि क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहले से आप तय कर लीजिए। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये चीज फिक्स हो गई। सो क्यू का वैल्यू नेगेटिव में ये कितना होगा? सो अगर हम -4 रख देते हैं तो आप इजिली देखिए, -4 -16 +16 हो जाएगा, 16 + 1 7 इजिली। सो क्यू का वैल्यू -4 और आर का वैल्यू 1 होगा, और कंडीशन देखिए फुलफिल्ड है, इक्वली डिवीजन लेमा का ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जब भी आप डिवीजन कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब अब आप कोई बोलेगा कि चलो मैं यहाँ -3 पुट कर देता हूँ, तो आप देखिए -3 पुट करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। -12 आएगा ये, और -12 +12 आएगा, फिर आपको आर का वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। आर जो है वो 4 से बड़ा हो गया, जबकि बोलता है कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है ना कि एक ही क्यू और आर मिलेगा आपको, दो क्यू और आर आप सोचेंगे कि मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दे दे रहा हूँ, आप उससे कीजिएगा। ठीक है, 1, ए का वैल्यू अगर -18 है, बी का वैल्यू 9 है, बी का वैल्यू 2 है, 2 नहीं 3 है, तो आप
पता कीजिए क्यू और आर का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू 29 है और बी का वैल्यू -4 है, तो क्यू और आर का वैल्यू क्या होगा। आप ये दोनों क्वेश्चन कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इक्वली डिविजन लेमा। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी आपका वर्ड लिखा हुआ यूनिक। क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमेशा एक ही मिलता है एक डिवीजन का, दो क्वोशिएंट और रिमाइंडर नहीं मिल सकता है। सो आपको समझ में आया व्हाट इज इक्वली डिविजन लेमा। ठीक है। सो इस इक्वली डिवीजन लेमा का बहुत सारा एप्लीकेशन है। अगर आप नंबर थ्योरी कभी आपको पढ़ने का मौका मिले हायर क्लासेस में, तो आप जरूर पढ़िएगा। देन यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वली डिवीजन लेमा। रियल लाइफ में हम बहुत सारे यूज करते हैं इस इक्वली डिवीजन लेमा का। मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक बहुत ही जनरली मैं अपने बच्चों को ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ। एक ट्रेन का कोच है, S1 कोच है, स्लीपर क्लास का एक कोच है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्लीपर क्लास के अब बहुत सारे सीट्स वैरी करते हैं ट्रेन टू ट्रेन। मैं एक जनरल जो ट्रेन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक स्लीपर क्लास के कोच में 72 बर्थ होते हैं, अगर आपको ध्यान है। 72 बर्थ होता है ना। अ, सोने के लिए 72 स्लीपर बर्थ होते हैं ना। कैसे होते हैं अगर आपको याद हो। साइड लोअर, अब मिडिल, अपर, फिर इसके जस्ट पैरेलल लोअर मिडिल अपर, फिर साइड लोअर साइड अपर, ऐसा होता है। तो 72 बर्थ है आपका। ठीक है। टोटल एक कोच में, ट्रेन की एक कोच में 72 बर्थ होते हैं और उसमें इस तरह होता है। तो वन जो होता है वो आपका लोअर बर्थ होता है, टू जो होता है वो मिडिल बर्थ होता है, थ्री जो होता है वो अपर होता है, फिर फोर लोअर हो गया, फाइव मिडिल हो गया, सिक्स जो है वो अपर हो गया, सेवन जो है साइड लोअर है, और एट जो है अपर है ना। तो अब जैसे मान लीजिए आपने एक टिकट बुक करा, और टिकट बुक करने में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो नाम रहता है, फिर कोच रहता है, S1 S2 S3 S4। सपोज S1 है, और S1 में आपका जो बुक सीट नंबर है वो 49 है, और एक और कोच, एक और बर्थ आपने बुक किया है, सपोज वो 37 है। अब आपको काउंट करना पड़ेगा ना कि ये मेरा साइड लोअर है या साइड अपर है। मान लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये साइड लोअर है या साइड अपर है। तो ये पता करने के लिए हम इक्वली डिवीजन लेमा का बहुत इजीली, ये मैं आपको जो डे टू डे लाइफ में जस्ट एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए कि इक्वली डिवीजन लेमा का आप यूज कर सकते हैं। तो ए जो है वो मेरा मान लीजिए 49 हो गया। तो आपको पहले तो बी फिक्स करना पड़ेगा, क्या डिवाइजर क्या लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए कि जो पहला कंपार्टमेंट है ना उसमें आप देख लीजिए, वन जो है वो लोअर को डिनोट कर रहा है, टू जो है वो मिडिल को, थ्री जो है वो अपर को, फोर जो है वो लोअर को, फाइव अगेन मिडिल को, और सिक्स जो है वो अपर को, एंड सेवन साइड लोअर, एंड एट साइड अपर को डिनोट कर रहा है। तो जो बी का वैल्यू होगा वो हम लेंगे 8। जो सबसे एक एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है, तो टोटल 8 सीट हो सकती है, तो बी का वैल्यू हम 8 लेंगे। ठीक है। सो अब ए को, यानी कि 49 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कि क्यू और आर का वैल्यू क्या आ सकता है। तो अब आप देखिए कि 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8 सिक्स जा 48, रिमाइंडर का वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है ना रिमाइंडर। ये रिमाइंडर बताएगा कि आपका ये जो सीट नंबर है ये कौन सा सीट होगा। तो ये रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, लोअर बर्थ को ना। तो ये 49 जो होगा ये लोअर बर्थ होगा, है ना। क्यों, देखिए 8 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल 8 सीट है, हर बार ये रिपीटिशन होगा, अगला फिर 8 होगा, फिर नेक्स्ट कंपार्टमेंट में 8 होगा। तो इसका मतलब है 8 के रिपीटिशन में हर चीज चल रही है ना। तो 8 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 0 1 2 3 4 5 6 7।
यानी 1 आ गया तो लोअर, 2 आ गया तो मिडिल, 3 आ गया तो रिमाइंडर, अगर 3 आ रहा है तो अपर बर्थ, 4 आ रहा है तो अगेन लोअर बर्थ, 5 आ रहा है तो मिडिल बर्थ, 6 आ रहा है तो अपर, 7 आ रहा है तो साइड लोअर, एंड 0 आ रहा है तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो अब 37, 37 कौन सा बर्थ होगा? सो 37, ए का वैल्यू आपका 37 हो गया। सो 37 इज इक्वल टू 8 इंटू क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पे आपका 8 4 जा 32 यही होगा। तो 32, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। अब 5 आप देखिए कि क्या आ रहा है, 5 जो है वो मिडिल बर्थ है। तो जो ये होगा 37 ना, ये मिडिल बर्थ होगा। तो आप देख रहे हैं ना, आप इजली जो है यूक्लिड डिविजन लेमा का, मैंने आपको एक सिंपल एप्लीकेशन दिया यूक्लिड डिविजन लेमा का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी एप्लीकेशंस को देखेंगे। ओके।